बदलते भारत की शान। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। अपने आज के विज्ञान और किसान सेगमेंट में हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं मखाना किसानों के लिए। जी हाँ, मखाने का उत्पादन करना एक बेहद ही मुश्किल काम है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उसकी पॉपिंग करना। पॉपिंग का कार्य अब तक हाथ से किया जाता था, लेकिन अब हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक मशीन तैयार की है। दरअसल मखाना एक काले रंग के सख्त छिलके में बंद होता है और छिलके की उतारने की प्रक्रिया को पॉपिंग कहा जाता है। किसानों की इसी मुश्किलों को हल करने के लिए लुधियाना के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक मशीन तैयार की है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। मखाना एक तरह का जलीय पौधा है। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में होती है। अकेले बिहार में करीब 15,000 हेक्टेयर जल निकाय में इसे उगाया जाता है और लगभग 5 लाख परिवार सीधे इसकी खेती, कटाई, पॉपिंग, बिक्री और उत्पादन से जुड़े हैं। बिहार से हर साल करीब 7,500 से 10,000 टन मखाना बेचा जाता है। इसकी पॉपिंग मेहनत से भरा, अधिक समय लेने वाला और बोझिल काम है। सबसे पहले बीज को पारंपरिक मिट्टी के बर्तन में या कच्चे लोहे की कढ़ाई में 250 डिग्री सेल्सियस से 320 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भूनना होता है। 2 से 3 दिनों के बाद इसे फिर से भूनकर लकड़ी के हथौड़े या मूंगरी से पीटकर छिलके को अलग करते हैं। इस काम के लिए कुशल मजदूरों की जरूरत होती है, क्योंकि छिलका हटाने में कुछ सेकंड की देरी मखाने की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है। लुधियाना के केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने पॉपिंग के लिए एक खास मशीन तैयार की है। ये मशीन मखाना भूनती भी है, उसकी थ्रेशिंग भी करती है, सुखाती भी है और ग्रेडिंग भी कर देती है। इससे गरीब मजदूरों को कड़ी मेहनत से तो बचाया ही है, काम को बेहतर और निर्यात बाजारों के लिए अच्छी क्वालिटी का मखाना तैयार करने में भी मदद की है। इस मशीन में एक बंद बैरल है जिसमें मखाना भुना जाता है। भुने हुए बीज का कड़ा छिलका सेकंडों में ही स्वचालित तरीके से टूट जाता है। पुराने तरीके में कर्मचारी के हाथ जलने का खतरा रहता था और हथौड़ा हाथ में छाले डाल देता था। नई प्रणाली में कोई जोखिम नहीं है, चूंकि रोस्टिंग और पॉपिंग के बीच कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए काम करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। नई मशीन समय की भी बहुत बचत करती है, क्योंकि ये प्रणाली 2 से 3 दिन का काम है, जो महज 20 घंटे में इस मशीन से पूरा हो जाता है। साथ ही मखाने की गुणवत्ता और बाजार मूल्य भी बहुत बेहतर हो जाता है।
इसके अलावा पारंपरिक विधि के मुकाबले इस प्रणाली में कम से कम 50 रुपए प्रति किलो अधिक दाम मिल जाते हैं। मखाना परंपरागत रूप से भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में ही उगाया जाता रहा है, लेकिन पॉपिंग मशीन आने के बाद देश के दूसरे इलाकों में भी इसकी खेती होने लगी है। खास तौर से मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में उद्यमियों ने मखाने की खेती, व्यापार, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में दिलचस्पी दिखाई है। क्योंकि विकसित देशों से पॉप्ड मखाने की मांग बढ़ी है, इसलिए मशीन मालिकों का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद जगी है। बिहार सरकार मशीन पर सब्सिडी दे रही है। शुरुआत में आपको लगभग 15 लाख रुपए लगाने होंगे। उसके बाद मशीन चलाने के लिए हर माह 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। 6 महीने सब्र के साथ काम करें, उसके बाद आमदनी ही आमदनी। उम्मीद है कि पॉपिंग मशीन से मखाने की खेती का क्षेत्रफल बढ़ेगा और इस काम में लगे गरीब समुदाय की आजीविका में सुधार होगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम आपको वर्तमान में होने वाले कृषि कार्यों के संबंध में देते हैं कुछ खास जानकारियां। ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी तथा टमाटर की पौधशाला तैयार कर लें। पौधशाला भूमि से उठी हुई क्यारियों पर ही बनाएं। पौधशाला तैयार होने पर मौसम के अनुसार पौध की रोपाई मेड़ों पर कर लें। इसके अलावा विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तो अभी आपने देखा कृषि कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में बहुत विकास किया है, प्रगति के पथ पर आगे चले हैं और साथ ही साथ कई किसानों को जोड़ते हुए उनके लिए मिसाल बने हैं। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर
उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 आध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनके देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। वह पौधों की अपने बच्चे की तरह सेवा करती हैं। उन्हें पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में भी गहरी जानकारी है। एक अनपढ़ महिला होने के बावजूद वह समझती हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण बगैर खुशहाल भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, लिहाजा अपने स्तर से इस काम में जुटी हुई हैं। पर्यावरण को सहेजने के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो खुशी उन्हें पौधे लगाने और उसके पेड़ बनने तक के बीच किए गए देखभाल से मिलती है, वह खुशी उन्हें पुरस्कार पाकर भी नहीं मिलती। सोचिए, बिना किसी लाभ की उम्मीद लगाए एक महिला पिछले करीब 6 दशकों से पर्यावरण को संवार रही है। एक ऐसी महिला जिसके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने द्वारा लगाए गए लाखों पौधों को ही अपना बच्चा मानती है और उनकी बेहतर ढंग से परवरिश भी करती है। यदि पर्यावरण का वास्तव में संरक्षण करना है और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से निकालना जरूरी है, पौधारोपण सुखद भविष्य के लिए किया जाने वाला एक जरूरी कर्तव्य है। पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का अंग बनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन को खुशहाल बनाए रखने का एकमात्र उपाय पौधारोपण पर जोर देने और जंगलों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रहे, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जे देखो, जे है हैप्पी सीडर, जे है मल्चर, जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और जे है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए।
बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हम आपको कृषि कानून के संबंध में दिखाने वाले हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, पराली जलाना हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से उठने वाला धुआं दिल्ली के लोगों के लिए जहरीला साबित हो रहा है। जहां एक ओर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वहीं दूसरी ओर इससे पर्यावरण को भी बेहद नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई ऐसी तकनीकें निकाली हैं जिससे कि पराली को ना जलाया जाए और फसल अवशेषों को मिट्टी में ही मिला दिया जाए। सरकार भी इसको देखते हुए कई तरह के प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी भी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं।
इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। इन मशीनों को किसान चाहें तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें। धान काटने के बाद किसानों को जल्द से जल्द गेहूं बोना होता है। धान की पराली को जुताई के जरिए नष्ट करना मुश्किल होता है और इसे गलने में भी समय लगता है। ऐसे में उनके पास खेतों में ही इसे जला डालने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए बिना जुताई के ही धान के खेत में गेहूं की बुआई की जा सकती है। हैप्पी सीडर इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पराली, जिसे किसान बेकार की वस्तु समझ रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही काम की चीज है। ये अच्छी खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। जाहिर है इसके इस्तेमाल से किसानों की लागत कम हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है। पराली प्रबंधन के मामले में खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन के सुझाव और मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन से संबंधित मशीनें मुहैया कराने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। किसानों को 80% की सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गई हैं। और अब आइए जानते हैं किसानों के सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। अगला सवाल है आपके भुजन सिंह का, जो बिहार के रोहतास जिले से पूछ रहे हैं कि धान का गलका रोग इनके यहाँ आ रहा है। किसान भाइयों, ये कई किसानों का प्रश्न है कि धान में गलका रोग और तना छेदक, ये दोनों समस्याएं बिहार में इस समय काफ़ी बड़े क्षेत्रों में आ रही हैं। जो गलका रोग है, वास्तव में ये शीथ ब्लाइट होता है, यानी पत्ती का आवरण झुलसा या पत्ती का झुलसा कहते हैं। बिहार में किसान भाई इसको गलका कहते हैं। इसमें जो पत्ती का आवरण होता है, जो तने से लिपटा होता है, उस पे भूरे रंग के चौड़े चौड़े धब्बे बनते हैं और फिर बाद में पूरी पत्ती भूरी होकर सूख जाती है और आखिर में आपका पूरा पौधा भी सूख जाता है। इसको गलका रोग कहा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप प्रोपेकोनाजोल, ध्यान से सुने, प्रोपेकोनाजोल 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी, इसका घोल बनाए 500 लीटर और प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें। यानी 500 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी घोल बनाए और प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें। अगर ये दवाई ना हो तो आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं। इसकी आपको मात्रा 1 किलो लेनी पड़ेगी। 1 लीटर दवाई आप 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें। तो ये जो गलका रोग है, इसका निवारण हो जाएगा। इसी तरीके से जो तना छेदक है, जिससे आपकी सफ़ेद बालियाँ हो रही हैं, किसान भाई इसको सफ़ेद बाली रोग कहते हैं। वास्तव में ये कीड़े से होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड नामक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि से संबंधित ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप कृषि ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है। तो किस तरह से आपने इस ऐप का इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं इसके बारे में। किसान सभा ऐप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान परिषद द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है। किसान सभा ऐप किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने का काम करता है। किसान सभा ऐप किसानों से लेकर मंडी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी बोर्ड के सदस्यों, सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी सुविधाजनक ऐप है। ये ऐप कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एक संयुक्त स्टॉप के रूप में कार्य करता है। किसान सभा ऐप कोल्ड स्टोरेज स्पेस और वेयर हाउस से जुड़े लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, ये ऐप लोगों को सीधे किसानों से खरीदने और उनकी फसल का उचित दाम उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, कृषि से संबंधित कुछ और रोचक जानकारियां हासिल करें। खरीफ विपणन
विपणन सत्र केएमएस 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से पिछले सत्रों में होती रही है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और गुजरात में सुचारू रूप से चल रही है। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 26.46% की वृद्धि दर्ज की गई है। 170.53 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 114.97 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 67.42% है। लगभग 14.37 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 32,195.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 27 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2,306.41 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 1,697 किसानों को 14 करोड़ 13 लाख रुपए की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारू रूप से जारी है। दिनांक 27 अक्टूबर 2020 तक 84,138 किसानों को 1,29,951 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 4,42,266 गांठों की खरीद की जा चुकी है। और अब आइए जान लेते हैं अगले 2 दिनों के दौरान कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश के आसार। गांगे पश्चिम बंगाल में शनिवार को हो सकती है छिटपुट बरसात। केरल में भी कहीं कहीं हो सकती है बरसात। तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश होगी। और अब एक नजर डाल लेते हैं मंडी के हाल पर। उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव कुछ इस प्रकार रहा। यहाँ की चौबेपुर मंडी में गेहूं का भाव 1,630 रुपए से 1,740 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं मिर्जापुर मंडी में इसका भाव 1,685 से 1,785 रुपए प्रति क्विंटल और रूरा मंडी में 1,550 से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बात करें गुजरात मंडी की तो यहाँ की बवाड मंडी में गेहूं का भाव 1,250 रुपए से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अब आइए चलते चलते जान लेते हैं ट्विटर प्लेट के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इसके लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है nationalkrishiddarshan@gmail.com। तो आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। भारत पोलियो